चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है हमारा पार्ट 10। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज ये पार्ट 10 है। ठीक है, इससे पहले हम ये सारी साइटें कवर कर चुके हैं। एक बार इन सारी साइटों को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो से। तो आज के इस पार्ट 10 में हम महाराष्ट्र से 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ। तो आज की हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एलिफेंटा गुफा, और इस सीरीज की ये 21वीं साइट है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एलिफेंटा गुफा की। आप एलिफेंटा गुफा की लोकेशन यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारी एलिफेंटा गुफा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एलिफेंटा गुफा कहाँ पर स्थित है। तो ये मुंबई के निकट महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? मुंबई में है। और इनको 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्जा दिया था या पहचान मिली थी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इनके निर्माण कार्य की, कि ये जो इमारतें एलिफेंटा गुफा ये कब बनी या कब बनाई गई या इनका निर्माण कब हुआ। तो ऐसा माना जाता है या ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि जो इनका निर्माण है वो 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। ठीक है, तो ये जो एलिफेंटा गुफा है इनका निर्माण कब कब हुआ है? तो इनका निर्माण 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के बीच में हुआ, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। ठीक है, अब ये जो एलिफेंटा गुफा है, ये एक एलिफेंटा गुफा नहीं, ये कई गुफाओं का समूह है। तो इस समूह में आपको 7 गुफाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस एलिफेंटा गुफा समूह में 7 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं, जो कि मुंबई के निकट ओमान सागर के एक द्वीप पर हैं। ठीक है, कहाँ पर है? ओमान सागर के एक द्वीप पर। अब अगर इस द्वीप की बात करें कि यह द्वीप कौन सा है, तो यह द्वीप है धारापुरी द्वीप। क्या है? धारापुरी द्वीप। ठीक है, जिसको लोकल नेम क्या है? एलिफेंटा केव्स, जो कि एक छोटा सा गांव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किस द्वीप पर है? घारापुरी द्वीप पर एलिफेंटा गुफाएं हैं। और इस द्वीप को गुफाओं का शहर भी कहा जाता है। क्यों बोला जाता है गुफाओं का शहर? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो घारापुरी द्वीप, यह मुंबई के निकट जो बंदरगाह है उसकी पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो एलिफेंटा गुफा है ये 7 गुफाओं से मिलकर बनी है, जो कि घारापुरी द्वीप पर स्थित है। और इस घारापुरी द्वीप को गुफाओं का शहर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हें एलिफेंटा गुफा के नाम से क्यों जाना जाता है? एलिफेंटा गुफाओं के नाम किसने दिया था? तो इन गुफाओं को एलिफेंटा गुफा का नाम दिया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगाली नाविकों ने। जब पुर्तगाली नाविक यहाँ पर आए, इस द्वीप पर आए, तो उन्होंने यहाँ पर एक विशालकाय हाथी की प्रतिमा देखी, और उसी प्रतिमा के आधार पर इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने, इस द्वीप का नाम एलिफेंटा केव रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से इस द्वीप का नाम एलिफेंटा गुफाएं पड़ा। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पर देख सकते हैं आप एलिफेंटा गुफा। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये जो एलिफेंटा गुफा है ये किससे संबंधित हैं या किस धर्म से या किस धर्म को प्रतिबिंबित करती हैं, तो आपको यहाँ पर हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि ये जो एलिफेंटा गुफाएं हैं मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित है, या भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एलिफेंटा गुफा में आप भगवान शिव के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भगवान शिव के विभिन्न रूपों को गुफाओं की दीवारों पर उकेरा गया है। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये एलिफेंटा गुफा में किस तरह की मूर्तियां पाई जाती हैं, तो आपको यहाँ पर पत्थर से बनाई गई मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एलिफेंटा गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाई गई पत्थर की मूर्तियां हैं, और यह हिंदू विचारों, बौद्ध विचारों और प्रतिमा विज्ञान के समन्वय को दर्शाती हैं। ठीक है, तो यह भी एलिफेंटा गुफाओं की एक विशेषता है कि ये जो गुफाएं हैं और यहाँ की जो पाई गई मूर्तियां हैं वो हिंदू विचारों, बौद्ध विचारों और प्रतिमा विज्ञान के समन्वय को दर्शाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं कि जो मंदिर परिसर है ना, ये एलिफेंटा गुफा का, ये मंदिर परिसर मुख्य रूप से शिव का निवास स्थान, जैसे कि हमने ऊपर भी बात किया था कि ये जो गुफाएं हैं किसको समर्पित है? भगवान शिव को। ठीक है, ये जो मंदिर परिसर है ये शैव धर्म और धर्म शास्त्रों का वर्णन करता है। तो आप इस मंदिर या इस एलिफेंटा गुफाओं को देखेंगे या इसके परिसर को देखेंगे तो यहाँ पर शैव धर्म और धर्म शास्त्रों का वर्णन करते हुए बहुत सारी आपको गुफाएं, दीवारें देखने को मिलेंगी। हालांकि यहाँ की जो कलाकृतियां हैं वह हिंदू धर्म की शक्तिवाद और वैष्णववाद की परंपराओं को भी प्रदर्शित करती हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ये जो गुफाएं हैं
ये और किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो एलिफेंटा गुफाएं हैं ये अपने सुसज्जित मंदिरों और हिंदू पौराणिक कथाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात किया था कि ये जो मंदिर है या ये जो एलिफेंटा गुफाओं में शिव मंदिर है, शिव मंदिर का परिसर है, वह सुसज्जित मंदिरों और हिंदू पौराणिक कथाओं के चित्रों के लिए भी जाना जाता है। अब ये भारत में शैल कला के बहुत ही आकर्षक संग्रह में से एक हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया कि ये जो मंदिर बनाया गया एलिफेंटा में, इसमें क्या है, शैलों को या पत्थरों या चट्टानों को काट कर बनाया गया है। तो इसलिए ये जो है, ये जो एलिफेंटा गुफाएं हैं, ये भारत में शैल कला के बहुत ही आकर्षक संग्रह में से एक है। इससे पिछले वीडियो में भी हमने अजंता और एलोरा की बात की थी, जो भी एक शैल कला के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें भी चट्टानों को काटकर कलाकृतियां बनाई गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो एलिफेंटा गुफाओं से जो 7 गुफाएं मिली हैं, उन गुफाओं को हम 2 समूहों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक पूर्व समूह हो गया और एक हो गया हमारा पश्चिम समूह। तो पूर्व समूह में 2 गुफाएं आती हैं, जो कि ये गुफा नंबर 6 और गुफा नंबर 7। अब ये जो गुफा नंबर 6 और 7 है, इनको स्तूप पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? स्तूप पहाड़ी। अब स्तूप पहाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको बौद्ध स्तूप देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप पाया गया है, जिनके कारण इनको बौद्ध स्तूप पहाड़ी भी बोलते हैं, और जिसके कारण इन गुफा नंबर 6 और 7 को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, और इन गुफा के शीर्ष पर ईंट का एक छोटा बौद्ध स्तूप भी शामिल है। ठीक है, तो ये जो गुफा नंबर 6 और 7 है, जो कि पूर्व में है, इसमें एक बौद्ध स्तूप भी शामिल है, और इसमें 2 बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, ये जो गुफा नंबर 6 और 7 है, ये क्या, जैसे पहले भी बताया कि दोनों बौद्ध गुफाएं हैं, और इनमें से हालांकि जो एक गुफा है वह अधूरी है। ठीक है, और इन गुफाओं में आपको कई सारे तालाब या जलकुंड देखने को भी मिलते हैं, यानी कि जो गुफा नंबर 6 और 7 है, इनके साथ आपको जलकुंड भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। गुफाओं के समूह में पहला गुफा पूर्व गुफा, जिसमें गुफा नंबर 6 और 7 आती है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब पश्चिम समूह की बात करते हैं। अब अगर पश्चिम समूह की बात करेंगे तो इनको कैनन हिल भी बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम समूह की जो गुफाएं, इनको कैनन हिल भी बोलते हैं, और ये कुल मिलाकर कितनी है? 5 है। ठीक है, टोटल 7 है, जिसमें से 2 बौद्ध है जो हमने पीछे देखी, और बची जो बाकी 5 है वो हमारी हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, तो इन पश्चिम समूह की गुफाओं में पत्थरों को काट कर बनाए गए 5 हिंदू मंदिर का एक विशाल समूह शामिल है। ठीक है, अब इन 5 मंदिरों में जो 5 गुफाएं हैं पश्चिम में, इनमें एक गुफा, यानी कि जो गुफा नंबर 1 है, ठीक है, गुफा नंबर 1 वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो गुफा नंबर 1 है वो शिव मंदिर को या शिव मंदिर को समर्पित है। और ये जो मुख्य गुफा शिव मंदिर की गुफा है, ये अपनी नक्काशियों, हिंदू पौराणिक कथाओं का वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो शिव मंदिर की गुफा है, जो कि गुफा नंबर 1 है, ये अपनी नक्काशियों, और नक्काशियों में किसको दिखाया गया है? हिंदू पौराणिक कथाओं को, इनका वर्णन किया गया है, के लिए प्रसिद्ध है। और इस शिव मंदिर गुफा में जो पाई गई सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है वह है त्रिमूर्ति, जो कि 5.45 मीटर की ऊंचाई है। अब इस त्रिमूर्ति में आपको सदाशिव, 3 मुख वाले शिव, नटराज, ठीक है, नृत्य के भगवान, और योगेश्वर, योगियों के भगवान सबसे प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो त्रिमूर्ति प्राप्त हुई है एलिफेंटा गुफाओं से, वह गुफा नंबर 1 या शिव मंदिर गुफा से संबंधित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे गुफा नंबर 1 की, क्योंकि यही गुफा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे गुफा नंबर 1 को। ठीक है, गुफा नंबर 1 को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इस गुफा नंबर 1 को महान गुफा भी बोलते हैं। ठीक है, या महान गुफा भी या ग्रेट केव के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं गुफा नंबर 1। तो जो मुख्य गुफा या गुफा नंबर 1 या महान गुफा है, यह पुर्तगालियों के आने तक, जब तक पुर्तगाली नहीं आए थे यहाँ पर, तब तक यह एक हिंदू पूजा स्थल था। लेकिन पुर्तगालियों के आने के बाद यह सक्रिय पूजा स्थल नहीं रहा। पुर्तगालियों ने क्या किया? लोगों को पूजा करने से यहाँ पे मना कर दिया, जिसके कारण यह सक्रिय पूजा स्थल नहीं रह गया, गुफा नंबर 1। अब अगर इस हिंदू पूजा स्थल की बात करें तो यह एक हॉल मंडप के साथ योजना में वर्गाकार था। ठीक है, ये जो यहाँ जो मंदिर था वह योजना में कैसा था? वर्गाकार था। या जो इसका हॉल या मंडप था वह योजना में वर्गाकार था। ठीक है, और इसका जो गर्भगृह था, यानी कि जहाँ पर मुख्य मूर्ति मंदिर की रखी हुई थी या लिंग मंदिर जहाँ रखी हुई थी, वह पूर्व पश्चिम में संरेखित था।
तो इसका क्या मतलब है कि ये पूर्व पश्चिम में संरेखित है। तो इसका मतलब है कि अगर एक रेखा सीधी खींचे और इसको अगर पूरा माने, इसको पश्चिम माने, तो जो गर्भगृह था वो यहाँ पर था, ठीक है, और ये इसका प्रवेश द्वार था। तो बिल्कुल एक सीधी रेखा में थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं गुफा नंबर 1 के बारे में। तो गुफा नंबर 1 के प्रवेश द्वार पर आपको एक 7 मीटर ऊंची उत्कृष्ट कृति की सदाशिव की प्रतिमा देखने को मिलती है, जो कि यहाँ की प्रमुख प्रतिमा है सदाशिव की, ठीक है। ये सदाशिव की जो मूर्ति है, ये मूर्ति शिव के 3 पहलुओं को दर्शाती है। कौन कौन से 3 पहलू? निर्माता के रूप में, संरक्षक के रूप में और विध्वंसक के रूप में, ठीक है। तो ये जो सदाशिव की मूर्ति है जो कि 7 मीटर ऊंची है और गुफा नंबर 1 के प्रवेश द्वार पर है, ये शिव के 3 पहलुओं को दर्शाती है, निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक के रूप में, जिन्हें क्रमशः अघोरा या भैरव निर्माता बायां आधा भाग, तत्पुरुष या महादेव मध्य का पूरा चेहरा और वामदेव या उमा दायां आधा भाग के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में त्रिमूर्ति के बारे में बात की थी, तो त्रिमूर्ति क्या है? ये 3 सिर वाले शिव को दर्शाती है, जो पंचमुखी शिव का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो ये है हमारी त्रिमूर्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है त्रिमूर्ति, ठीक है। और इस त्रिमूर्ति के बाईं ओर अर्धनारीश्वर और दाहिनी ओर गंगाधर पौराणिक कथा आपको देखने को मिलेगी। अगर आप त्रिमूर्ति की प्रतिमा को आप देखेंगे वहां पर, तो इसके बाईं ओर आपको अर्धनारीश्वर यानी कि जिसमें आधा शिव और आधा पार्वती मिश्रित रूप है, और दाहिनी ओर आपको गंगाधर पौराणिक कथा देखने को मिलेंगी, जिसमें शिव को गंगा नदी को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर लाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी त्रिमूर्ति या गुफा नंबर 1, जो कि एलिफेंटा गुफाओं के समूह में शामिल है। अब अगर बात कर लेते हैं कि इस गुफा में और कौन कौन सी मूर्तियां पाई जाती हैं, ठीक है, शिव से संबंधित, शिव को समर्पित और कौन कौन सी मूर्तियां पाई जाती हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी मूर्तियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक सबसे पहले देखने को मिलेगी शिव फ्लैंक बाय द द्वारपाल। तो यहाँ पर पाई जाने वाली कलाकृतियों में बात करें तो सबसे पहली हमारी त्रिमूर्ति, ठीक है, ये हमारी त्रिमूर्ति, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो शिव है इनके अगल बगल आपको द्वारपाल खड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली शिव फ्लैंक बाय द द्वारपाल। अब अगर इसके बाद बात करें यहाँ पर दूसरी कौन सी प्रतिमा पाएगी, तो दूसरी प्रतिमा है शिवा ब्रिंगिंग गंगीज रिवर टू दी अर्थ। तो इस प्रतिमा में आपको देखने को मिलेगा कि जो शिव है वो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ तीसरी प्रतिमा की। तो यहाँ पर आपको तीसरी प्रतिमा जो है वो है अर्धनारीश्वर की प्रतिमा, जो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद और देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा शिव अंधका का वध करते हुए। इसके बाद जो हमारी अगली प्रतिमा है वह है हमारी कल्याण सुंदरा। इसमें शिव पार्वती के विवाह को दिखाया गया है। इसके बाद बात करें तो अगली प्रतिमा हमारी या कलाकृति है वह है योगेश्वर की। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पर पाई जाने वाली कलाकृति है नटराज की, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी प्रतिमाएं या कलाकृतियां जो यहाँ एलिफेंटा गुफा में आपको देखने को मिलेंगी। और ये थी हमारी आज की एलिफेंटा गुफा, जिसको हमने यहाँ पर देखा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं आज की दूसरी साइट की ओर। तो आज की हमारी दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है, या टर्मिनस, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस भी बोलते थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, लोकेशन इसकी यहाँ पर है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2004 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। तो ये जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में 19वीं शताब्दी के अंत की रेलवे वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये जो है ये किस लिए फेमस है? रेलवे की वास्तुकला के लिए, ठीक है। ये अपनी रेलवे की वास्तुकला के लिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस प्रसिद्ध है, ठीक है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई, जो कि मुंबई है, का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जो मध्य रेलवे का भारत का मुख्यालय भी है, ठीक है। तो ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ये रेलवे वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंधित है, और ये मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यह जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ये विक्टोरियन गॉथिक पुनरुद्धार को प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ये विक्टोरियन गॉथिक शैली का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और इसी कारण इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता था,
ऐसा माना जाता है कि ये विक्टोरियन गॉथिक शैली के रिवाइवल के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका निर्माण विक्टोरियन गॉथिक शैली में किया गया है। ठीक है, अब अगर इसकी नक्काशी की बात करें या अंदरूनी भाग की बात करें, तो इसके जो अंदरूनी भाग में लकड़ी है, उस लकड़ी की नक्काशी की हुई टाइलों का प्रयोग किया गया, मतलब कि लकड़ी की नक्काशी की हुई टाइलें प्रयोग की गई हैं। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता है हमारी विक्टोरियन गॉथिक शैली की, कि इसमें लकड़ी से बनी या लकड़ी में की गई नक्काशी की टाइलें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि ये जो स्टेशन है ये किस लिए जाना जाता है। तो ये जो स्टेशन है वह अपनी उन्नत संरचना व तकनीकी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ये है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आप यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक शैली की क्या विशेषता होती है। तो इस शैली में आपको ना ये शिखर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पर शिखर इसकी मुख्य विशेषता है। और इस शैली में जो भी इमारतें बनती थी उनकी इमारतों में इस तरह के शिखर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये है हमारी गौतिक शैली। आइए इसके बाद देखते हैं कि इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार थे F.W. स्टीवंस। ठीक है, अब जब ब्रिटिश ने इसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को बनाया था या निर्माण कराया था, तो उनका मुख्य उद्देश्य था इसको एक मुख्य व्यापारिक बंदरगाह के रूप में स्थापित करना। ठीक है, तो जब इसका निर्माण पूरा हो गया तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, के लिए एक मुख्य व्यापारिक बंदरगाह का प्रतीक बन गया। ठीक है, यह मुख्य व्यापारिक बंदरगाह के रूप में उभरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और सन 1667 में इस बॉम्बे टापू को ईस्ट इंडिया कंपनी को अंतरित या हस्तांतरित कर दिया गया, दे दिया गया, जो इसके वाणिज्यिक विकास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। ठीक है, ये जो टापू था, बॉम्बे टापू था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाने से पहले और भी लोगों के हाथों में था, लेकिन उन लोगों ने इसका निर्माण या इसके विकास में कोई योगदान नहीं दिया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ये टापू आया तो उन्होंने इसका निर्माण एक वाणिज्यिक विकास के रूप में किया। ठीक है, अब जब इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का विकास एक वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में हुआ, तो यहाँ पर अलग अलग देशों से बहुत सारे व्यापारी आकर यहाँ पर बस गए, जिनके कारण जहाज निर्माण और कपास उद्योग जैसे उद्योग काफी फले फूले। ठीक है, अब इसका जब विकास हो रहा था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का, तो इसके विकास में और भी जो योगदान दिया था वह योगदान दिया था जब शहर का रेलवे नेटवर्क से जुड़ गए, जो शहर था, जो सिटी थी, जब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया और जब सन 1869 में स्वेज नहर भी खोल दी गई, तो उसके पश्चात इस शहर का विकास ना और तेजी से होने लगा। तो ये थी हमारी आज की दूसरी साइड, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, तो चलते हैं आज की तीसरी साइड में और आखिरी साइड में। तो आज की हमारी आखिरी साइड है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको इंसेम्बल, या सामूहिक प्रभाव या संपरिधान। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एसेम्बलम। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनको यूनेस्को ने कब विश्व विरासत स्थल के रूप में पहचान दी। तो इनको 2018 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, अब ये विक्टोरियन और आर्ट डेको एसेम्बल है क्या। तो 19वीं सदी के विक्टोरियन नियो गॉथिक सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है। तो ये जो विक्टोरियन और आर्ट डेको ये क्या है, ये 19वीं सदी के विक्टोरियन नियो गॉथिक सार्वजनिक भवन और 20वीं सदी में विकसित हुए आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे भवन है जिनको जोड़कर विक्टोरियन और आर्ट डेको एसेम्बल में या एसेम्बल के रूप में पहचान दी गई है। ठीक है, और ये जो विक्टोरियन नियो गॉथिक के सार्वजनिक भवन थे, इनका निर्माण 19वीं सदी में हुआ था, और आर्ट डेको के अंतर्गत जो भी भवन बने उनका जो विकास हुआ था वो कब हुआ था, 20वीं सदी में हुआ था। ठीक है, और जो इनकी स्थिति है वह कहाँ है, मुंबई में ही है। मुंबई के फोर्ट इलाके में ये आपको इन शैलियों से संबंधित भवन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जब इन भवनों का निर्माण किया जा रहा था, तो इन भवनों का जो निर्माण हुआ है ना, वह ओवल मैदान के खुले स्थान की सीमा पर सार्वजनिक भवनों के समूह का निर्माण किया गया। ठीक है, ये जो एक ओवल मैदान था, जैसे कि देख लेते हैं, जैसे ये हमारा एक ओवल मैदान था। ठीक है, इसकी जो सीमाएं थी यहाँ पर, ठीक है ना, इनके चारों ओर इन भवनों का निर्माण किया गया था, और इन भवनों का जो निर्माण किया गया था वह विक्टोरियन नियो गॉथिक शैली और आर्ट डेको शैली के रूप में हुआ था। ठीक है, और जब इन भवनों का विकास किया जा रहा था, तो सबसे पहले विक्टोरियन नियो गॉथिक शैली में भवनों का निर्माण हुआ। ठीक है, 19वीं सदी में, और उसके बाद 20वीं सदी में आर्ट डेको शैली में भवनों का विकास हुआ। ठीक है, और आर्ट डेको के जो भवन है आपको पश्चिम में देखने को मिलेंगे,
और जो विक्टोरियन न्यू गॉथिक के भवन है वो आपको पूर्व दिशा में देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस ओवल मैदान के पूर्व में आपको विक्टोरियन न्यू गॉथिक के भवन और पश्चिम में आर्ट डेको शैली में बने हुए भवन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब अगर हम विक्टोरियन नियो गॉथिक शैली की बात करें कि इसमें की क्या विशेषता होती है या इस शैली में जो बने भवन थे उनकी क्या विशेषता थी, तो जो भवन विक्टोरियन नियो गॉथिक शैली में बने उसमें आपको बालकनी और बरामदे सहित जलवायु के अनुकूल भारतीय तत्व देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि बालकनी और बरामदा आपको देखने को मिलेगा। और अगर अब बात करें कि जो विक्टोरियन गॉथिक शैली इसमें कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया गया, तो इसमें आप मुंबई उच्च न्यायालय, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई विश्वविद्यालय और राजाबाई टावर को देख सकते हैं। ये जो तीनों इमारतें हैं ये विक्टोरियन नियो गॉथिक शैली में बनाई गई थी, ठीक है। अब अगर आर्ट डेको शैली की बात करें, ठीक है, तो आर्ट डेको शैली में क्या होता था, इनकी जो इसमें जो इमारतें होती थी वो तो पहली बार निजी स्वामित्व वाली होती थी, ठीक है, प्राइवेट होती थी। और उसके बाद इसमें आवासीय इमारतें शामिल थी, इनके साथ साथ व्यवसायिक दफ्तर, अस्पताल और सिनेमा आपको देखने को मिलेंगे। सिनेमा में अगर बात तो रीगल सिनेमा और इरोज सिनेमा, ये इरोज सिनेमा का चित्र है, ठीक है। तो ये सारे व्यवसायिक दफ्तर, अस्पताल, सिनेमा, आवासीय इमारतें आपको आर्ट डेको शैली में देखने को मिलती हैं और इनका निर्माण कब हुआ था, 1930 से 1950 के बीच में हुआ था। इसके बाद जो अगली विशेषता है आर्ट डेको इमारतों की वो है कि ये जो इमारतें होती थी अधिकतम 5 मंजिला होती थी, ठीक है। जो आर्ट डेको शैली में बनी इमारतें थी उनकी जो अधिकतम ऊंचाई होती थी वो 5 मंजिला इमारतों की होती थी। और इन भवनों में आपको घुमावदार सीढ़ियां देखने को मिलेंगी, बरामदे देखने को मिलेंगे, संगमरमर फर्श देखने को मिलेगा। तो ये सारी विशेषताएं आर्ट डेको शैली की विशेषता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी आज की तीसरी सेट। मिलते हैं आगे और किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।